वड़क्कप काशी। हर हर महादेव। काशी तमिल संगमम के आज के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी, केंद्रीय पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री एल. मुरुगन जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष सम्मानित श्री चामो कृष्ण शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अध्यक्ष श्री के अन्नामलाई जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी जी, शास्त्र विश्वविद्यालय के डॉक्टर एस वैद्य सुब्रमण्यम जी, काशी तमिल संगम के समापन कार्यक्रम में उपस्थित तमिलनाडु और काशी के सभी उपस्थित महानुभाव, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर उनगलाई काशील वरावैल की रोम, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस अवसर पर तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी का भी मैं उनके साथ यहां पर पधारे तमिलनाडु से आए हुए आप सभी महानुभावों का, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का, माननीय श्री एल. मुरुगन जी का और अन्य सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पवित्र तमिल कार्तिक मास 17 नवंबर 2022 से काशी तमिल संगमम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से काशी की इस पवित्र भूमि पर हुआ था। विगत एक माह के अंदर काशी में तमिलनाडु के अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए 12 ऐसे समूह ने आकर के न केवल दुनिया की 2 प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना को मूर्त रूप देते हुए देखा है, बल्कि काशी के साथ ही प्रयागराज और अयोध्या जाकर के उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की उन प्राचीन समानताओं को भी अनुभव किया है
और इसका संदेश न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से रहा है, बल्कि तमिलनाडु से आए हुए अतिथियों ने भी बहुत नजदीक से इसको अनुभव भी किया है। और मुझे जिस दिन तमिलनाडु से आए हुआ पहला समूह प्रयागराज में गया था, उस दिन प्रयागराज में मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जिस दिन समूह अयोध्या गया था, मुझे उस दिन अयोध्या भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पहली बार उत्तर प्रदेश में, काशी में, प्रयागराज में या अयोध्या में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, और उन्हें लगा कि वास्तव में देश की दो प्राचीन परंपराएं एक साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसे साकार कर रहे हैं। इसके लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं कि एक महीने से भी ये परंपराएं, ये कार्यक्रम बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर जब हम काशी की बात करते हैं तो काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ कला संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, तो तमिलनाडु में इन सभी समानताओं को लेकर के कला, संस्कृति, ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नेतृत्व करता है। इन दोनों परंपराओं का काशी तमिल संगमम के माध्यम से अद्भुत संजोग एक नए संगम का निर्माण करती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने इसे साकार किया है। यह सचमुच अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक और समानता देखने को मिलती है, और वह समानता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए परंपरागत उद्यम को, एमएसएमई में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के सबसे बड़े भारत के दो बड़े केंद्र हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा तमिलनाडु है। इन दोनों के बीच की समानता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी ये मदद कर रही है। यहां पर लगा हुआ एग्जीबिशन इसका उदाहरण है, और काशी उसका केंद्र बिंदु है। काशी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको पिछले 8 वर्ष के अंदर यहां के आर्टिजन्स को मान्यता मिली, उन्हें जीआई टैग मिला और वैश्विक मंच पर उन्हें एक नई पहचान मिली है। यह जो संजोग है, प्राचीन काल से ही काशी भगवान विश्वनाथ के पावन ज्योतिर्लिंग के कारण, भगवान विश्वनाथ के इस पावन धाम के कारण जहां जग विख्यात रहा है, तमिलनाडु में भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरम का पवित्र ज्योतिर्लिंग, इन दोनों पवित्र ज्योतिर्लिंगों के समन्वय के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत और इस देश में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के दो महत्वपूर्ण केंद्रों का इस संगम भी विगत 1 माह से बहुत कुछ प्रेरणा दिया है। हमें विश्वास है कि जो शुरुआत पवित्र कार्तिक मास में काशी तमिल संगमम के माध्यम से प्रारंभ हुई है, यह परंपराएं निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इस अवसर पर मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी ने इसी तमिलनाडु से आकर के इसी काशी की धरती पर जो ज्ञान और साहित्य की समृद्ध परंपरा दी है, उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के उनकी इस पवित्र परंपरा को, उनके स्मारक को भव्य स्वरूप देने में
अपना भरपूर योगदान देगा। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय गृह मंत्री जी का, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल जी का, अपने केंद्रीय मंत्रियों का और तमिलनाडु से आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी इस यात्रा की मधुर स्मृतियों को तमिलनाडु के हर घर तक, हर गांव तक पहुंचा करके इस परंपरा को अनवरत आगे बढ़ने के लिए तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य महानुभावों को भी उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबकी इस पवित्र यात्रा के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आप सब को मैं इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। உத்தர பிரதேச மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தம்முடைய உரையில் விஸ்வநாதனின் இந்த பூமிக்கு அனைவரையும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களோடு வரவேற்பதாக கூறி, புனிதமான கார்த்திகை மாதத்தில் மங்களகரமாக இதனை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தொடங்கி வைத்ததை நினைவுபடுத்தி, 12 பிரிவுகளில் பல்வேறு குழுக்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து இங்கே வருகை புரிந்து காசியோடும் அயோத்தியா, பிரயாக்ராஜ் போன்ற இடங்களையும் பார்த்து உத்தரப்பிரதேசத்திற்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையை மிக துல்லியமாக உணர்ந்து கொண்டனர் என்பதை வலியுறுத்தினார். தொடர்ந்து உத்தரப்பிரதேசம் ஆன்மீக பண்பாட்டு தொடர்பில் எவ்வளவு நீண்ட காலமாக செழித்திருக்கிறதோ அப்படித்தான் தமிழ்நாடும் ஆன்மீக பண்பாட்டு தொடர்பில் நீண்ட காலமாக செழித்திருக்கிறது என்பதை நினைவுபடுத்தி, இந்த ஒருங்கிணைப்பு மிகுந்த மன நிறைவை தருகிறது என்பதையும் தொட்டு காட்டினார். இந்த நிலையில் மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி பாராட்டி, இப்போது 2 முக்கியமான நூல்கள் இங்கே வெளியிடப்பட இருக்கின்றன. முதல் நூல் மோடி அட் 20. இந்த நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற தன்னுடைய கனவை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் தெரிவிக்கக்கூடிய வகையிலேயும், அவருடைய செயல்பாடுகளை நமக்கு படம் பிடித்து காட்டக்கூடிய வகையிலேயும் இருக்கிற மோடி அட் 20 என்கிற நூலும், இந்திய அரசியல் அமைப்பு சாசனத்தை இந்த நாட்டுக்கு கொடுத்தவரான டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் மோடி ஆகிய 2 பெரும் துருவங்களின் எண்ண படைப்பாக மோடி அண்ட் அம்பேத்கர் என்கிற நூலும் இங்கே வெளியிடப்பட இருக்கின்றன. माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन के साकार रूप गंगा के तट पर काशी तमिल संगमम के इस आयोजन में अब बारी है उन 2 पुस्तकों के विमोचन की जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से सिद्धि तक के साकार प्रयासों पर आधारित है। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह से अनुरोध करती हूँ कि वो मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के तमिल अनुवाद और अंबेडकर और मोदी के तमिल अनुवाद का विमोचन करें। மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இந்த 2 நூல்களையும் வெளியிட்டு சிறப்பிக்கிறார்கள். मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी इस पुस्तक का श्री मीरा रविशंकर द्वारा तमिल अनुवाद किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पिछले 20 वर्षों में गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आम नागरिक की सेवा और संकल्प की एक गाथा कहती है ये पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इस पुस्तक को ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित किया गया है। अंबेडकर और मोदी इसका तमिल अनुवाद B.R. महादेवन जी द्वारा किया गया है। यह भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों, सुधारों और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन है। यह पुस्तक राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर केंद्रित है और कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समतावादी, लोकतांत्रिक और आर्थिक महाशक्ति वाले भारत के निर्माण के लिए डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाया और बढ़ा रहे हैं, इसका प्रदर्शन करती है ये पुस्तक।
மிகப்பெரிய கோலாகல திருவிழாவாக இந்த ஒரு மாத காலமும் நிகழ்ந்தேறி இருக்கிறது காசி தமிழ் சங்கமம். இன்று நிறைவு விழா காணுகிற இந்த நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்களை சிறப்புரை ஆற்றி விழா பேருரை ஆற்றி சிறப்பிக்குமாறு பணிவன்போடு வேண்டுகிறோம். और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कश्मीर से लेकर काशी और कन्याकुमारी तक देश में एकता और अखंडता की नई धारा बहाने वाले अपने स्वाति हौसलों और कर्मठता से देश को सबल और सफल बनाने में जुटे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी से कि वो अपने ओजस्वी और विचारशील मार्गदर्शन से हम सबको आलोकित करें। आज इस अलौकिक और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और जिन्होंने 1 माह तक प्रधानमंत्री जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए अपने विभाग के माध्यम से न केवल प्रयास किया है, ये पूरे कार्यक्रम के में रच बस कर इस कार्यक्रम को मूर्त स्वरूप जिन्होंने दिया है, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल श्री रविंद्र नारायण रवि जी, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री तमिलनाडु के ही नेता श्री एल मुरुगन जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के काम को गति देने का अंदर जान डालकर प्रयास किया है, ऐसे हमारे नेता के अन्ना मलाई जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और विशेषकर तमिलनाडु से आए हुए सारे भाइयों बहनों को वणक्कम, नमस्कार। मित्रों, आज एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना की पूर्णाहुति होने जा रही है। நண்பர்களே, பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தொலைநோக்கு கற்பனையில், தொலைநோக்கு தீர்க்க தரிசனத்தில் உதித்ததுதான் காசி தமிழ் संगमम என்கிற இந்த நினைவு. मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, ये पूर्णाहुति नहीं है, ये शुरुआत है भारतीय संस्कृति की 2 उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की ये सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से रास्ता आगे जाने वाला है। நண்பர்களே, இது ஒரு புதிய மலர்ச்சி என்று சொல்லுவதை விட மிக நீண்ட காலமாக கலை, பண்பாடு, ஞானம் போன்ற பல்வேறு விஷயங்களில் காசியும் நெடுநாட்களாக ஆழ்ந்திருக்கிறது, தமிழ்நாடும் ஆழ்ந்திருக்கிறது
இப்போது இந்த தொடர்பின் பாதை இன்னமும் அகலப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டும். क्योंकि ये प्रयास आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, काफी सालों तक नहीं हुआ। एक लंबे गुलामी के कालखंड ने हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारी विरासत की विविधता और हमारी अलग अलग संस्कृतियों के अंदर भारतीय आत्मा की एकरूपता को कुछ हद तक मलिन किया था। उसको पुनः जागरण की जरूरत थी। आजादी के तुरंत बाद ये प्रयास होना चाहिए था, परंतु ये प्रयास कई सालों तक नहीं हुआ। मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सांस्कृतिक एकता का पुनर्जागरण का एक प्रयास किया है। मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। நண்பர்களே, நம்முடைய நாட்டில் பல்வேறு பழக்க வழக்கங்கள், பல்வேறு மரபுகள் இருந்தாலும் கூட இவை எல்லாவற்றுக்குள்ளேயும் மையமாக தேசியம், பாரத தேசியம் என்கிற தொடர்புதான் ஆதாரமாக இருந்திருக்கிறது. இதை நமக்கு விடுதலை கிடைத்தவுடனேயே நாம் மேலும் வெளிக்கொணர்ந்து மலர்த்தி இருக்க வேண்டும். ஆனால் அப்போது செய்ய தவறிவிட்டோம். எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி, சுதந்திரம் கிடைத்து 75 ஆண்டுகளில் இந்த அமிர்த மகோத்சவத்தை கொண்டாடுகிற தருணத்தில் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இதனை மெய்ப்பித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்காக அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து இதை நாம் தொடர வேண்டும் என்பதையும் நினைவுபடுத்துகிறேன். मित्रों, भारत अनेक संस्कृतियों से बना हुआ देश है। अनेक प्रकार के संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक कलाएं, मगर सबके बीच में ये संस्कृति, भाषा, कला, बोलियां, व्याकरण, सभ्यताएं, इस सब के बीच में बारीकी से देखे तो उसकी आत्मा एक है और वो भारत की आत्मा है। நம்முடைய கலைகள், மொழிகள், பண்பாடுகள், இலக்கியங்கள், இலக்கணங்கள் இவை வேறு வேறாக இருந்தாலும் இவற்றுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆன்மா பாரதம் என்கிற ஆன்மாதான். मित्रों, इसीलिए जो दुनिया भर के देशों के अस्तित्व का और रचना का अभ्यास करने वाले पंडित है, ये कहते हैं कि पूरे विश्व में सारे देश जो बने हैं जियो पॉलिटिकल कारणों से बने हैं, परंतु भारत एकमात्र देश ऐसा है, जियो कल्चर देश है, सांस्कृतिक देश है और संस्कृति के आधार पर बना हुआ देश है। மற்ற நாடுகளை எல்லாம் பார்த்தால் அந்த நாடுகள் ஒரு நிலப்பரப்பு முழுமையாக இருக்கும். அந்த நிலப்பரப்பு ஜியோ பொலிட்டிக்கல், அதாவது பூமி மற்றும் அரசியல் சார்ந்ததனால் ஏற்பட்ட ஒற்றை நிலப்பரப்பு. ஆனால் நம்முடைய பாரத தேசத்தை பொறுத்தவரையில் அது ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அல்ல, ஜியோ கல்ச்சுரல், அதாவது பண்பாட்டினால் இணைக்கப்பட்ட ஒற்றை நிலப்பரப்பு என்பதை உணர்கிறோம். क्योंकि हम जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, इसलिए हमारी देश की एकात्मता का आधार हमारी संस्कृतियां हैं। நம்முடைய பண்பாட்டினால் நாம் இணைந்திருப்பதனால் நம்முடைய பண்பாட்டின் ஆதாரம் நம்முடைய ஆன்மாதான். நம்முடைய தேசத்தின் ஆன்மா நம்முடைய பண்பாட்டு தொடர்புதான். और मित्रों, बहुत लंबे समय से हमारी देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास, ये दोनों संस्कृतियों बसी भारतीय आत्मा को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। श्री मोदी जी ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से बहुत सदियों के बाद ये प्रयास किया है और मुझे भरोसा है ये प्रयास आने वाले दिन में न केवल तमिलनाडु और काशी, न केवल उत्तर और दक्षिण, पूरे देश की भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का एक सफल प्रयास सिद्ध होगा। நம்முடைய பண்பாட்டை
ஒரு பக்கத்தில் காசி இன்னொரு பக்கத்தில் தமிழ்நாடு என்று இருக்கக்கூடிய இந்த பண்பாட்டை இணைப்பதற்கான மிகப்பெரிய முயற்சியை பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள். பல காலத்திற்கு முன்னால் எடுத்திருக்க வேண்டிய இந்த முயற்சியை அவர்கள் இப்போது முன்னின்று எடுத்திருக்கிறார்கள். இதில் என்னுடைய ஆசை, இது வெறுமே வடக்கு தெற்கு என்று இருக்காமல், காசி தமிழ்நாடு என்று மாத்திரம் இருக்காமல், நாடு முழுவதும் இந்த கலாச்சாரம் ஒன்றுதான் என்கிற ஒருங்கிணைப்பு வர வேண்டும். और मित्रों, इतिहास को देखें तो दक्षिण से आकर आदि शंकर ने यहाँ अपनी ब्रह्मसूत्र पर की टीकाओं को काशी के विद्वानों के बीच में स्वीकृति लाई. उसके बाद में ये दोनों महान संस्कृतियों को जोड़ने का ये मोदी जी का पहला सफल प्रयास है और मैं भरोसा करता हूं कि ये प्रयास कभी समाप्त नहीं हो सकता. यहां से ये प्रयास शुरू हो रहा है. நண்பர்களே, ஆதிசங்கரர் தெற்கிலே இருந்து வந்து பிரம்மசூத்திரத்திற்கு பாஷ்யத்தை, அதாவது அதற்கான விளக்கத்தை இந்த காசி மாநகரில் தான் எழுதினார். காசி மாநகரத்திலிருந்து இந்த தேசம் முழுவதையும் இணைக்க வேண்டும் என்று ஆதிசங்கரர் நினைத்ததை போல இப்போது இந்த தேசம் முழுவதையும் இணைக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு பின்னர் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி மாத்திரம்தான் எண்ணி இருக்கிறார். இது தொடக்கம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். இதுவே நிறைந்து விடாது. இந்த தொடக்கத்திலே இருந்து இந்த சங்கமம், இந்த ஒருங்கிணைப்பு, இந்த ஒற்றுமை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். मित्रों, आजादी के बाद भी एक समय ऐसा आया कि देश की सांस्कृतिक एकता के बीच में जहर घोलने का प्रयास किया गया. कई प्रकार के अलग अलग विचारों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से एक ही देश के दो समाजों को विमुख करने का प्रयास किया गया. परंतु अब समय आ गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करने का, और वो भारत की सांस्कृतिक एकता से ही हो सकती है. நம்முடைய நாட்டில் பல்வேறு வேறுபாடுகள் பல்வேறு காரணங்களால் இடம், வட்டாரம் போன்றவற்றால் இருக்கின்றன. ஆனால் இவற்றையெல்லாம் ஒன்றிணைத்து, இவற்றையெல்லாம் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்கிற மிகப்பெரிய முயற்சியை பாரத பிரதமர் எடுத்திருக்கிறார். இதுதான் ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம், இந்த நாடு முழுமையும் ஒன்றுதான் என்கிற அந்த பெருமிதத்தை காட்டக்கூடிய முயற்சி. मित्रों, कार्यक्रम ने भारत के सांस्कृतिक वैविध्य के दो उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति और उत्तर भारत में काशी विद्या का धाम, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की उत्तुंग संस्कृति के बीच में एक सेतु बनाने का काम किया है. और मैं भरोसा करता हूं कि यहीं से भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत होने वाली है. காசியில் இருக்கக்கூடிய பண்பாடு, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பண்பாடு, இந்த இரண்டையும் இணைத்து ஒரு சேதுவை, அதாவது ஒரு பாலத்தை பாரத பிரதமர் அவர்கள் இப்போது கட்டியிருக்கிறார்கள். இந்த வகையில் இந்த ஒற்றுமை தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ये लंबे कार्यक्रम में तमिलनाडु से अधिकृत व्यवस्था में लगभग 2500 तमिल भाई बहन अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले आए, और अनधिकृत रूप से सरकारी व्यवस्थाओं के हिसाब से 10,000 से ज्यादा तमिल भाइयों बहनों ने यहाँ पर हिस्सा लिया. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு மாத காலம் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுவதற்காக பல்வேறு வேலைகளில் இருக்கக்கூடிய, பணிகளில் இருக்கக்கூடிய, இடங்களில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு பெருமக்கள் இங்கே வந்து இதில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதிலே 10,000க்கும் மேற்பட்ட சான்றோர் பெருமக்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு பெருமிதத்தை தருகிறது. और इसने ढेर सारी दूरियों को समाप्त करने का काम किया है. और मैं काशी वालों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं. तमिलनाडु से आए हुए हमारे तमिलनाडु के सभी भाई बहनों का 2 लाख से ज्यादा काशी वासियों ने यहाँ उपस्थित रहकर मन से जो स्वागत किया है, आज तमिलनाडु वाले काशी को कभी भूल नहीं सकते. இந்த நிகழ்ச்சியில் 2,00,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில்
தமிழ்நாட்டிலே இருந்து வந்த தம்முடைய சகோதர சகோதரிகளை மிக்க அன்போடு காசிவாசிகள் பராமரித்து பார்த்து அன்போடு விருந்தினர்களாக வரவேற்று உபசரித்தார்கள் என்பதற்காக காசிவாசிகளுக்கு காசிவாசிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டு மக்களின் நெஞ்சத்திலே காசி நிச்சயமாக நிலைத்திருக்கும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் काशिயை மறந்துவிட முடியாது. मित्रों, यहाँ पर इलिया राजा के मधुर संगीत से इसकी शुरुआत हुई. भारतनाट्यम, करकट्टम, मईल लट्टम, पोईकाल, शिल्पम केर सारी तमिल संस्कृति की कला और अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियों को उत्तर भारत के विद्या के धाम पर मंच मिला है. और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ काशी तक सीमित नहीं रहा. मैं आज अहमदाबाद से आ रहा हूं तो पत्रकारों ने पूछा कि आप काशी तमिल संगमम में जा रहे हैं. मैंने बोला हाँ. तो उन्होंने कहा हमने टीवी पर देखा है, साइट पर देखा है. मोदी जी का प्रयास अद्भुत और सराहनीय है. இனிய இசையோடு தொடங்கிய இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தில் தமிழ்நாட்டு கலைகளான பரதநாட்டியம், கரகாட்டம், மயிலாட்டம், வில்லுப்பாட்டு, பொய்க்கால் குதிரை போன்றவை மிகச் சிறப்பாக எதிரொலித்தன. இப்போதும் அந்த அதிர்வுகள் இருந்து கொண்டே காசியின் மொத்த சூழலிலும் எதிரொலிக்கின்றன. நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரும்போது இதழ்களைச் சேர்ந்தவர்கள், இதழியலாளர்கள், பத்திரிகைக்காரர்கள் கேட்டார்கள், என்ன நீங்கள் காசி தமிழ் சங்கமத்திற்கா செல்கிறீர்கள் என்று. நான் அவர்களிடத்தில் தெரிவித்தேன், பாரத பிரதமருடைய எண்ணம், பாரத ஒருங்கிணைப்பின் ஆதாரம் எதிரொலிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று தெரிவித்தேன். मित्रों, धर्मेंद्र जी और निर्मला सीतारमण जी मुझे बता रहे थे तमिलनाडु के सारे व्यंजन हमारे काशी के भाई बहनों ने बहुत मौज से खाए हैं और तमिल से आए हुए भाइयों बहनों ने काशी की चाट को भी बखान बखान कर खाया है. திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களும் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் தெரிவித்தார்கள், இங்கே தமிழ்நாடு உணவு வழங்கப்பட்டதை காசியிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு உண்டார்கள் என்றும், தமிழ்நாட்டிலே இருந்து வந்தவர்கள் காசியினுடைய இந்த வடநாட்டு உணவை மிகுந்த ஆனந்தத்தோடு உண்டார்கள் என்றும் தெரிவித்தார்கள். मित्रों, इस संगम के अंदर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, वास्तुकला, साहित्य, व्यापार, शिक्षा, कला, नृत्य, संगीत और भाषाओं के आदान प्रदान का एक अद्भुत मंच ये काशी तमिल संगमम बना है. இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தில் ஆன்மீகம், பண்பாடு, கட்டுமானம், பொறியியல், கவிதை, இலக்கியம், வணிகம், கல்வி, கலை, நாட்டியம், இசை ஆகியவற்றுக்கான அமர்வுகள், அகாடமிக் செஷன்ஸ் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. इसी काशी तमिल संगमम ने पूरे उत्तर भारत और सभी भारतवासियों को ये जानकारी मिली है कि तमिल भाषा हमारी विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है. இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக வடநாட்டில், அதாவது வடக்கு பாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் ஒரு தகவல் தெரிந்திருக்கிறது. உலகத்திலேயே மிகவும் பழமையான மொழி தமிழ் மொழிதான் என்கிற தகவல்தான் அது. कई लोगों ने के मन में सवाल उठा कि भरतनाट्यम तो कई लोगों ने के मन में तमिलनाडु से है. இங்கே இந்த மேடையிலே பரதநாட்டியத்தை பார்த்தவர்கள் சற்றே மனதிற்குள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். பரதநாட்டியத்தை நாம் பார்த்திருக்கிறோம், ஆனால் அது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்ததா, இவ்வளவு நாள் தெரியவில்லையே என்பது போல அவர்கள் வியந்தார்கள். ऐसे ढेर सारे दोनों संस्कृतियों के अलग अलग पहलुओं को छह दक्षिण से लेकर उत्तर तक
एक दूसरे को जानने का ये प्रयास हुआ है। और इस प्रयास ने आज तमिलनाडु को एक संदेश दिया है। मैं भी ये संदेश देना चाहता हूं तमिलनाडु के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, आइए पूरा भारत आपका हृदय से स्वागत करने के लिए तैयार है। இதுவரைக்கும் வடக்கு வேறு தெற்கு வேறு என்பது போன்ற எண்ணம் இருந்தது. ஆனால் மொத்த நாடும் முழுமையான நாடும் ஒன்றுதான் என்பது இப்போது புரிந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு வடக்கு மாத்திரம் அல்ல, உத்தரப்பிரதேசம் மாத்திரம் அல்ல, நானும் சேர்த்து ஒரு வரவேற்பை தருகிறேன். வாருங்கள், இந்த நாடு முழுமையும் ஒன்றுதான் என்பதை உணருங்கள். ये उत्तर पूर्व से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर केरल तक ये महान देश मेरे तमिल भाइयों का स्वागत करने के लिए हृदय से तैयार है। வடக்கிலே இருந்து மேற்கிலே இருக்கிற குஜராத் வரை, மேற்கில் இருக்கும் குஜராத்திலிருந்து கிழக்கில் இருக்கும் வங்காளம் வரை, வங்காளத்திலே இருந்து தெற்கு முனை வரை இந்த பாரத தேசம் ஒன்றுதான் என்பதை பார்ப்பதற்கு வாருங்கள், உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று பாரத சகோதர சகோதரிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறேன். मित्रों, आज मैं एक संदेश देना चाहता हूं। विश्वास और प्रेम में एक समानता है, दोनों को जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। विश्वास अगर अर्जित करना है तो विश्वास रखना चाहिए, प्रेम अगर प्राप्त करना है तो प्रेम करना चाहिए। और आज ये काशी तमिल संगमम ने ये दोनों संस्कृतियों के बीच में विश्वास और प्रेम का एक नया माहौल खड़ा करने का काम किया है। मैं मानता हूं ये आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है। காசி மற்றும் தமிழகம் இரு தரப்பு மக்களின் நம்பிக்கையும் அன்பும் உள்ளத்திலே இருந்து வருபவை, எங்கே இருந்தோ திணிக்கப்பட்டவை அல்ல. இன்று இங்கே இத்தகைய நம்பிக்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் அதிர்வுகளை உணர முடிகிறது. இந்த ஆசாதி கா அமிர்த் மகோத்சவ சுதந்திரத்தின் 75 ஆண்டுகள் நிறைவு விழாவில் இப்படி இந்த நாடு முழுமையும் ஒன்றுதான், அன்பும் நம்பிக்கையும் ஒன்றுதான், இவை இணைந்தவை என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது. मित्रों, नई शिक्षा नीति में देश के प्रधानमंत्री जी ने भाषा और संस्कृति के माध्यम से इस देश के आध्यात्मिक गौरव, इस देश की ज्ञान परंपरा और इस देश के विद्यार्थी जो आधुनिक ज्ञान को प्राप्त कर समग्र विश्व के अंदर, विश्व के मंच पर अपना स्थान सुनिश्चित करने वाले हैं, इसके लिए ढेर सारी व्यवस्थाएं की है। நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஞான பரம்பரையை, இந்த நாட்டினுடைய ஆன்மீக தெளிவை உணர்ந்து உலகத்திலேயே நம்முடைய பாரத தேசம் தலைமை நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சிகள் எடுக்கிறார்கள். அந்த வகையில் இந்த நாடு தன்னுடைய ஆன்மீக பரம்பரையினாலும் ஞான பரம்பரையினாலும் உயர்ந்தோங்கி செழிக்கும். और ये नई शिक्षा नीति की आत्मा है हमारी अपनी भाषाएं, हमारे अपनी भाषा का गौरव। इसीलिए मोदी जी ने इस शिक्षा नीति में आग्रह से कहा है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में उनके बहुत परिश्रम के साथ किए हुए प्रयासों के कारण अब धीरे धीरे नई शिक्षा नीति नीचे तक परकोलेट कर चुकी है। मैं आज इस मंच से फिर से एक बार तमिलनाडु सरकार को अपील करना चाहता हूं कि तमिलनाडु के अंदर मेडिकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन और लॉ के एजुकेशन की भाषा तमिल माध्यम में हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे तमिल भाषा को और मजबूती मिलेगी। நம்முடைய கல்வி பரம்பரையின் வாயிலாக நம்முடைய கல்வி கொள்கையில் தாய்மொழி வழியாக கல்வி இருக்க வேண்டும் என்பதை பாரத பிரதமர் மிகவும் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில்தான்
தாய்மொழி வழியாகத்தான் எல்லோரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை புதிய கல்விக் கொள்கை நமக்கு தெரிவிக்கிறது. நான் இப்போது இந்த தருணத்தில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ கல்வி, தொழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் சட்ட கல்வி ஆகியவை தாய்மொழி வழியாக, தமிழ் மொழி வழியாக இருக்க வேண்டும். मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे तमिल भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ से गंगा जल एक लोटी में भर कर जाइएगा, रामेश्वरम पर अभिषेक करिएगा और फिर जब आए तब रामेश्वरम की मिट्टी गंगा घाट पर लेकर आना। मैं भी वादा करता हूं, मैं जब रामेश्वरम आऊंगा गंगा जल लेकर अभिषेक करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर से एक बार मैं तमिलनाडु के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, मोदी जी ने पूरे देश के लिए तमिलनाडु के लोगों का स्वागत हो, इस प्रकार का एक कार्यक्रम किया है। पूरे भारत को देखिए, जानिए और अपने आप को भारत के साथ जोड़िए। वणक्कम, नमस्कार, हर हर महादेव। மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே இருந்து, தமிழ்நாட்டிலே இருந்து வந்திருக்கக்கூடியவர்களை இங்கே இருந்து கங்கா ஜலத்தை எடுத்துக்கொண்டு ராமேஸ்வரம் செல்லுங்கள்